हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष पावा एंड आई एम हेयर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में हम यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज़ को कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम 5 यूनिट को कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 6, विच इज़ योर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, which of the following is true about mutually exclusive events? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? वो इवेंट्स जो कभी साथ में अकर नहीं कर सकते, जो कभी साथ में अकर नहीं कर सकते, उन्हें हम कौन से इवेंट्स कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पहला ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है? दे कैन अकर साइमल्टेनियसली, ये तो गलत है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है देयर प्रोबेबिलिटी एड अप टू वन। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी एड अप वन नहीं होती, उनकी जो हमारा इंटरसेक्शन होता है वो जीरो के इक्वल्स होता है। नेक्स्ट है दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। यही है आपका करेक्ट आंसर कि वो साथ साथ में अकर नहीं हो सकते, तभी उन्हें क्या कहा जाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड द आंसर इज सी। हियर द आंसर इज रिटन एंड द एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझाया वही सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which says which of the following is a valid property of probability? probability की valid property कौन सी है इनमें से? ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज नेगेटिव। कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो से लेके वन के बीच में जाती है, ना जीरो से कम हो सकती है ना वन से ज्यादा हो सकती है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है? कि वो जीरो से कम जा रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ये भी गलत है, क्योंकि जीरो से वन के बीच में लाया करती है, वन से ज्यादा नहीं जा सकती। देन कह रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज बिटवीन जीरो एंड वन। यही है आपका करेक्ट आंसर कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो जीरो से वन तक जाती है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आई एम सॉरी पहले आंसर आ गया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ईच ट्रायल हैज टू पॉसिबल आउटकम्स। यही है आपका करेक्ट आंसर। हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जिसमें से एक होता है सक्सेस और दूसरा होता है फेलियर। सक्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और क्यू, वो सॉरी, फेलियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, जिसे हम क्यू इज इक्वल्स टू वन माइनस पी भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ही आउटकम्स हैं, दोनों पॉसिबल आउटकम्स का सम वन होना चाहिए, यानी पी प्लस क्यू का सम वन होना चाहिए। तो क्यू कैसे निकलेगा? वन माइनस पी। इस तरीके से इसे हम निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट आंसर। Now we will move on to the next question, which says which of the following is true for standard normal distribution? Standard normal distribution के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट है? इट इज स्क्यूड टू राइट। नहीं, जो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक होता है, वो स्क्यूड नहीं होता। इट इज ऑलवेज डिस्क्रीट। नहीं, वो क्या हमारा क्या होता है? हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो अगर यहाँ पे कंटिन्यूस लिखा होता तो ये एकदम करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट लिखा है। मैं आपको बता भी देता हूँ, कंटिन्यूअस होता तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होता। और ये स्टेटमेंट कब सही होता? जब वो सिमेट्रिकल होता। क्या होता? सिमेट्रिकल। ओके, नेक्स्ट आपसे कह रहा है इट हैज मीन ऑफ वन एंड वेरिएंस ऑफ जीरो। नहीं, इसका मीन वन होता है, मीन होता है वन एंड वेरिएंस होता है जीरो। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मीन होता है जीरो एंड वेरिएंस होता है वन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओहो, सब कुछ इरेज हो गया, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है, स्क्यूड नहीं होता। क्या होता है? सिमेट्रिकल। ये हमारा डिस्क्रीट नहीं होता। क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा मीन होता है, मीन होता है हमारा जीरो एंड वेरिएंस होता है वन। तो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है इट हैज मीन ऑफ जीरो एंड वेरिएंस ऑफ वन, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which says which statement about the sum of probabilities of all outcomes in a sample space is not true? अब हमें यहाँ पे क्या बताना है?
कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इज नॉट ट्रू। सबसे पहली चीज, इट इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ये तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है वो हमेशा वन के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वन हो सकती है। देन इट कंप्लीट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि हमारे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसका सम ही तो लेके हम बना रहे हैं, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। सभी के सभी सेट बनाते हैं किसका? पॉसिबल आउटकम्स का। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? इट कैन बी एनी रियल नंबर, ये है आपका नॉट ट्रू स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि इट कैन बी एनी रियल नंबर है अगर, तो एनी रियल नंबर में तो वन से ऊपर भी होता है और जीरो से कम भी होता है। आई रिपीट, टू भी रियल नंबर है, 1.5 भी रियल नंबर है, एंड -0.5 भी रियल नंबर है। और लेकिन जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो जीरो से लेके वन के बीच में ही लाई करती है। इसलिए ये आपका जो स्टेटमेंट है वो नॉट ट्रू है, यानी इनकरेक्ट है। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो सब इरेज हो गया, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द next question, which says, which of the following statement is correct with respect to the mean of Poisson distribution? It is always greater than variance. नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हम मीन कैसे निकालते हैं? एन इंटू पी। और उसमें हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वेरिएंस भी निकालते हैं एन इंटू पी। तो यहाँ पे मीन और वेरिएंस हमेशा इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज जीरो, ये भी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा जो मीन है वो जीरो होगा तो या तो एन को होना पड़ेगा जीरो या पी को होना पड़ेगा जीरो। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जीरो कभी हो ही नहीं सकती। वो जीरो की तरफ जाती है, वो जीरो से बहुत क्लोज होती है, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं होती। तो ये जीरो नहीं हो सकता कभी भी। इट इज ऑलवेज लेस देन वेरियंस, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि वेरियंस के इक्वल होता है इसका मीन। नेक्स्ट है आपका इट इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएंस, यही आपका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जब हमने ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तब मैंने आपको इसमें ये बताया था कि मीन कैसे निकलता है? एन इन टू पी, और वेरिएंस भी एन इन टू पी निकलता है, इसलिए दोनों इक्वल होते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन जीरो टू वन, ये तो आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इफ एन इवेंट हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो इट मींस द इवेंट विल नेवर अकर। यस, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर किसी स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो है यानी उसके होने के चांसेस जीरो हैं, तो यानी वो कभी होगा ही नहीं। देन द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इक्वल्स टू वन, ये भी करेक्ट है। अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है इफ एन इवेंट इज सर्टेन इट्स प्रोबेबिलिटी इज -1, -1 नहीं होती। अगर कोई हमारा इवेंट सर्टेन होता है या श्योर इवेंट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, -1 नहीं होती। हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? अब हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। A fair die is ruled, the probability of getting an even number is 1/2। तो हम इससे पहले करते हैं इवेलुएट। हम क्या करते हैं? इसे करते हैं इवेलुएट। ऑप्शन ए को इवेलुएट करते हैं। ऑप्शन ए आपसे कह रहा था कि हमने एक डाई को रोल किया, हमें ये बताना है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए इवन नंबर हमारे पास क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए वो क्या हो जाएगी? 3/6। 3/6 क्या होता है? 1/2। तो यानी जो आपका ऑप्शन ए है वो तो सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 मीन्स दैट द इवेंट विल अकर 1/3 टाइम्स, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जब आपका कोई एक इवेंट है, आई रिपीट, आपका जब कोई एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, यानी उसमें से 3 बार अगर हम उस इवेंट को अकर करेंगे तो उसमें से एक बार तो हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हेंस ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स इज 1/4। तो हम ऑप्शन सी को इवेलुएट करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन सी आपसे क्या कह रहा है? देखिए सबसे पहले हमारे पास कार्ड कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 के हमारे पास होते हैं 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, अब हमें रेड कार्ड ड्रॉ करना है, तो रेड कार्ड ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26/52 यानी 1/2 होगी। लेकिन ऑप्शन में हमने क्या दे रखा है कि 1/4 होगी। हेंस ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो इनकरेक्ट है। तो दिस विल बी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ये सॉरी, मैं प्रीवियस क्वेश्चन देख रहा था। आंसर सी ही इसका करेक्ट है।
Now we will move on to the next question, which says which of the following statements is not correct. Again हमें not correct statement को identify करना है. Okay. An event and its complement A, an event A and its complement A dash always have probability that sum to 1. ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. ये हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़े थे प्रोबेबिलिटी की, तब मैंने आपको बताया था कि एक इवेंट है, अगर इवेंट ए प्रोबेबिलिटी उसकी है 0.4, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ए नहीं हो रहा है, ए के अलावा सब कुछ हो रहा है. यानी ए के अलावा सब कुछ हो रहा है प्लस ए हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होनी चाहिए ना, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग टोटल प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं तो 1 होना चाहिए. तो ए के अलावा सब कुछ हो रहा है प्लस ए भी हो रहा है, यानी सारे इवेंट हो रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. इसलिए ये स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट आपसे कह रहा है टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंट. ये आपका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. अब ऐसा क्यों? देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की जो हमारी वो होती है, एक चीज होती है, वो हमसे क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 0. और इंडिपेंडेंट में हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है. अब ये देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों को इक्वल करें, तो इस हिसाब से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0. तो अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है, आई रिपीट, अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है, उस केस में या तो हमारा इवेंट ए नहीं होगा या इवेंट बी नहीं होगा. और इंडिपेंडेंट इवेंट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है कि एक के होने से दूसरे के होने पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अगर एक इवेंट हो रहा है तो उसके होने से दूसरे के इवेंट पे फर्क नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 हो रहा है, यानी या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 होगी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 होगी. अगर उसमें से कोई एक 0 है तो इसका मतलब इवेंट ए के होने की वजह से इवेंट बी नहीं हो पा रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट कभी हो ही नहीं सकते. हेंस टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैन बी इंडिपेंडेंट, हेंस दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. हमें अगेन यही फाइंड करना है. ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ अ फेयर कॉइन इज फ्लिप्ड ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स गिवन दैट द फर्स्ट टॉस इज अ हेड, गिवन दैट द फर्स्ट टॉस इज अ हेड इज 1/2. ओके. देखिए, हमसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे हम इवैल्यूएट करते हैं ऑप्शन को. ऑप्शन ए को इवैल्यूएट करते हैं सबसे पहले हम. ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि एक फेयर कॉइन को हमने फ्लिप किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स. हमारे पास टू हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर हमारे पास जो हमने फर्स्ट टॉस किया ना, फर्स्ट टॉस में हमारे पास हेड आ चुका है, अब हम जब सेकंड टॉस कर रहे हैं तो इन दोनों में हेड हेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सेकंड जो है या तो वो हेड आएगा या वो टेल आएगा. तो इसे हम कैसे निकालेंगे? हेड आएगा, अगर वो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. तो दोनों में हेड कब होगा? जब इसमें तो ऑलरेडी हेड आ चुका है. देखिए, मैं आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसे. ऑप्शन ए में आपसे ये कहा जा रहा है कि हमने जब फर्स्ट टॉस किया ना, उसमें हेड आ चुका है. अब जब हम सेकंड टॉस कर रहे हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे पास दोनों बार हेड आना चाहिए. तो फर्स्ट में ऑलरेडी हेड आ चुका है, सेकंड में भी हेड आना चाहिए, तभी हमारी ये जो एक कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी. अगर सेकंड में हेड आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2. यही तो आपसे क्वेश्चन ने कहा था कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. हेंस आपका ऑप्शन ए तो करेक्ट है. सेकंड ऑप्शन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड इन टू टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन इज 3/4. तो अब हम किसे इवेल्युएट करते हैं? अब हम करते हैं ऑप्शन बी को इवेल्युएट. ऑप्शन बी आपसे क्या कह रहा है कि हमने अगर एक सॉरी हाँ हमने अगर एक कॉइन को दो बार टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट एक हेड होगा? अगर हमने दो कॉइन को टॉस किया है तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती, सॉरी क्या क्या इवेंट हो सकते हैं? या तो दोनों बार हेड आया है, या एक पहले में हेड आया दूसरे में टेल आया, या फिर पहले में टेल आया दूसरे में हेड आया, या फिर दोनों में टेल टेल आया. अब एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या? कि कम से कम एक बार हेड होना चाहिए. इसमें है एक हेड, इसमें है एक हेड, इसमें भी है एक हेड, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/4. क्या यहाँ पे 3/4 थी इसकी प्रोबेबिलिटी? यस. तो यानी ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है. नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? इन अ डेक ऑफ कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस गिवन दैट अ कार्ड इज अ स्पेड इज 1/4. ओके.
अब यहाँ पे हम आते हैं, ऑप्शन सी को इवैल्यूएट करते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स। उसमें हमारे पास अलग-अलग डिफरेंशिएशन होता है। एक 26 हमारे पास होते हैं ब्लैक कार्ड्स और 26 होते हैं हमारे पास रेड कार्ड्स। जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं स्पेड में, और एक और चीज़ होती है वो मुझे आई थिंक याद नहीं आ रहा है, मैं आपको अभी देख के बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। 13 हमारे पास होते हैं स्पेड के, एंड 13 हमारे पास अदर ब्लैक कार्ड्स होते हैं, एंड रेड में हमारे पास क्या होता है, 13 होते हैं हमारे पास डायमंड के, एंड 13 होते हैं हमारे पास हर्ट्स के। ठीक है, अब ये जो 13 कार्ड्स हैं इनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? देखिए, ये 13 तो होने ही होने हैं, लेकिन इन 13 कार्ड्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? वो होता है एस, क्वीन, किंग, जैक, और उसके बाद हमारे पास नंबर कार्ड्स होते हैं जो होते हैं 1 से लेकर 9 तक। वो सॉरी, 1 से नहीं, 2 से लेकर 10 तक होते हैं वो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड आई थिंक 10 भी नहीं होता है, 9 ही होते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको एक बार इसे रिकन्फर्म कर देता हूँ अभी के अभी। 10 होता है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये जो 13 कार्ड्स हैं उसमें क्या होगा, एस होती है, क्वीन, किंग, जैक, और उसके बाद नंबर कार्ड्स होते हैं 2 से लेकर 10 तक के। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे पास जो हमने कार्ड ड्रॉ किया है वो स्पेड है, ये हमें पता है। गिवन दैट द कार्ड इज अ स्पेड, ये हमें पता है कि वो स्पेड है, यानी हमारे पास स्पेड की ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको इसे एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास हमने निकालना है कि एस होगा, क्या होगा, एस होगा, गिवन दैट हमारे पास आ रहे हैं स्पेड, यानी हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 13 पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्पेड तो आ ही चुका है, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 13। और एस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/13, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1/13। क्वेश्चन ने क्या दे रखी है, 1/4, हेंस ऑप्शन नंबर सी इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which says if two events are independent which of the following is true। अगर दो हमारे जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी सही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही है आपका करेक्ट स्टेटमेंट। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने, वो कह रहा है इफ टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स अकरिंग। अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी वो कभी साथ में हो ही नहीं सकते, तो उनके साथ में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अब आपसे पूछे जाने लग गए हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं होते आपके पास, आपको आंसर टाइप करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वो क्वेश्चन है, इफ अ डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। तो देखिए, अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास क्या 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 आउटकम्स है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसमें से लेस देन 4 कितने हैं, ये तीन लेस देन 4 हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना होगा, 3/6, यानी 1/2, जिसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 0.5। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, तो इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वो कितनी होती है, 1। तो यानी 0.7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये कितनी है, 1। अगर हम इस 0.7 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.7, जो क्या होता है 0.3। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमने एक डाइस को दो डाइस को रोल किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे पास सम आएगा वो 7 होगा। तो देखिए, हमारे पास अगर हमने दो डाइस को रोल किया, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं।
1, पहले डाइस पे 1 आया, पहले डाइस पे 2 आया, पहले डाइस पे 3 आया, 4 आया, 5 आया या 6 आया। सिमिलरली दूसरे डाइस पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया या 6 आया। अब देखिए, यह होगा आपके पास, अगर दोनों 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1,1। एक 1 है दूसरा 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1,2। एक 1 है दूसरा 3 है, ये कितना हो जाएगा 1,3। सिमिलरली 1,4, 1,5, 1,6। देन 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। 3,6 का मतलब क्या है कि पहले डाइस पे 3 आया, दूसरे डाइस पे 6 आया। देन 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 and 4,6. Then 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 and 5,6. Then 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6। अब हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे सम 7 आ रहा है। हमें क्या देखना है कि कहाँ कहाँ पे सम जो है वो 7 आ रहा है। तो देखिए, 1 और 1 का सम कितना होता है 2, 2 और 1 का सम कितना होता है 3, 1 और 3 का सम होता है 4, 1 और 4 का सम होता है 5, 1 और 5 का सम होता है 6 और 1 और 6 का सम होता है 7। तो यानी एक बार 7 तो यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट 2 और 1 का सम होगा 3, 2 2 का सम होगा 4, 2 3 का सम होगा 5, 2 4 का सम होगा 6, 2 5 का सम होगा 7। एक 7 यहाँ पे आ गया। देन 3 और 1 का सम होगा 4, 3 2 का सम होगा 5, 3 3 का सम होगा 6, 3 4 का सम होगा 7। सिमिलरली 4 3 का सम भी होगा 7। अब देखिए 2 5 का सम अगर 7 था तो 5 और 2 का सम भी 7 होगा। 1 6 का सम अगर 7 था तो 6 और 1 का सम भी 7 होगा। तो यानी टोटल 6 आउटकम्स हैं जहां पे सम हमारा आ रहा है 7। तो यानी प्रोबेबिलिटी क्या क्या निकलेगी इसकी, वो निकलेगी 6/36, यानी 1/6 विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कल रेन होने के चांसेस हैं 0.4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है हमारे पास 0.4। तो कल रेन नहीं होगी, इसके चांसेस क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमें ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी 1 माइनस 0.4 विच इज 0.6। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, a bag contains 4 white balls and 6 black balls. 2 balls are drawn without replacement. What is the probability that both balls drawn are white? अब देखिए, हमने एक बैग में टोटल 10 बॉल्स हैं जिसमें से 4 जो हैं वाइट हैं, 6 जो हैं ब्लैक हैं। ठीक है, हमने 2 बॉल ड्रॉ करी विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या, हमने एक बॉल निकाली है बैग से तो उसे निकाल के बाहर रख दिया, उसे बैग के अंदर नहीं रखा। हमें यह जानना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल्स वाइट होंगी। तो देखिए, जब हमने पहला ड्रॉ किया था तब वाइट के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तब वाइट के निकलने की प्रोबेबिलिटी थी 4/10। टोटल 10 बॉल थी, उसमें से 4 वाइट थी। अब देखिए, अब हमने एक बॉल निकाल के साइड रख दी, यानी अब टोटल बॉल्स कितनी बची 9। टोटल बॉल्स कितनी बची 9। और अंदर व्हाइट बॉल्स कितनी बची, क्योंकि पहले 4 थी, एक बाहर आपने निकाल दी, अंदर बची 3 बॉल्स, यानी 3/9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4/10 मल्टीप्लाई बाय 3/9। तो अगर हम इसे करेंगे सिंप्लीफाई तो ये आपका कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2/15 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स है आपके पास। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग आइदर अ हार्ट और अ किंग, या हम एक हार्ट निकाल रहे हैं या हम एक किंग निकाल रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास हर्ट कितने होते हैं, हमारे पास हर्ट होते हैं 13। हमारे पास हर्ट कितने होते हैं 13। हमारे पास किंग कितने होते हैं, देखिए, हर एक जो 13 सेट ऑफ कार्ड्स हैं उसमें एक किंग होता है, यानी टोटल हमारे पास 4 किंग होते हैं। लेकिन उसमें से एक किंग तो हर्ट का भी है ना, तो यानी टोटल किंग विदाउट हर्ट वो कितना हो जाएगा
4 - 1 यानी इज इक्वल्स टू 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी 13 + 3 डिवाइडेड बाय 52, ये कितना हो जाएगा 16/52। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 4/13, विच इज योर करेक्ट आंसर। एंड विद दिस क्वेश्चन आज का जो आपका सेशन है वो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चंस बने होंगे, सभी के सभी एमसीक्यूज बने होंगे। इन केस आपको किसी भी एमसीक्यू में इशू आ रहा है तो मैंने ना जो आपकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर है इसके 3 सेशंस लिए थे, जिसका हमने बाद में कंपाइल करके अपलोड कर दिया है, जो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में दिख जाएगा कि हमने कंसेप्चुअल सीरीज में कवर किया था। तो आप एक बार कंसेप्चुअल सीरीज को जरूर रेफर कीजिए अगर आपने नहीं किया है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।